प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका। प्रौढ़ मनोरमा में हमने अभी तक संज्ञा प्रकरण के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा है। अब उसके आगे आज हम परिभाषा प्रकरण जो है उसमें निर्धारित पाठ्यक्रम को क्रमिक पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये अध्ययन चल रहा है जिसका उद्देश्य है आप ग्रंथ को समझें, अच्छी तरह से बार बार सुने और उसके आधार पर विषय वस्तु को तैयार करें। उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उसके उत्तर को आप स्वयं अपने से देखें, क्योंकि कोई भी प्रश्न बनेगा तो पाठ्यक्रम के मूल वस्तु से ही बनेगा, चाहे उसमें उदाहरण से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, किसी शब्द विशेष के ग्रहण करने के प्रयोजन से संबंधित हो या पारिभाषिक निर्वचन से संबंधित हो। तो सूत्र की वृत्ति, उसकी व्याख्या, उसमें नए आए गए पद, उसका प्रयोजन, ये सब चीज़ें आपको क्रमिक पढ़ते हुए ध्यान रखना है। मेरा ये क्रम नहीं है कि हम आपको प्रश्नोत्तर और नोट्स बना करके दें और आप उसको नोट्स को, प्रश्न के उत्तर को आप याद करें या पढ़ें। इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका पढ़ाने का उद्देश्य है शास्त्र का अध्ययन हो और उस अध्ययन को आप करके स्वयं इसमें अपनी क्षमता बना सके। इसीलिए इसे कोचिंग के हिसाब से गाइड तैयार करना या प्रश्नोत्तर बना करके देना, ये अपेक्षा मत कीजिए। कुछ बच्चों का प्रश्न टेलीफोन आया था कि सर इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई वो मिल जाएगा क्या सेट। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए और शास्त्र का अध्ययन करते हुए विषय वस्तु को तैयार कीजिए। चलिए, ये तो कुछ आवश्यक बातें थी जो हमने आपको बता दी। अब अपन आज परिभाषा प्रकरण का जो प्रथम सूत्र है वो है हमारे पाठ्यक्रम में, और प्रथम सूत्र है इको गुण वृद्धि। इस सूत्र की चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि व्याकरण में जो सूत्र हैं उन सूत्रों को उनके कार्य के आधार पर, स्वरूप के आधार पर 6 प्रकार से बांटे गए हैं, जिसको आप सभी जानते हो। तो सूत्र के 6 भेद बताए हैं: संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। तो जो सूत्र शक्ति का नियमन करता है, किसी अर्थ विशेष में किसी शब्द विशेष का प्रयोग करने का ज्ञान कराता है, वो संज्ञा सूत्र होता है। जैसे गुण क्या चीज़ है, तो इस गुण को बताने के लिए अधिगुणः
सूत्र दिया और उस सूत्र के द्वारा कहा कि अकार एकार ओकार ये गुण पद का अर्थ है। तो अ ए ओ इस अर्थ में, इन तीन वर्णों के अर्थ में गुण पद की शक्ति है। वृद्धि पद की शक्ति आ ऐ ओ में है। इस प्रकार जो संज्ञा संगी भाव का ज्ञान कराएगा कि भाई गुण संज्ञा है और इस चीज़ का नाम अकार एकार ओकार का नाम है, तो ये संगी है। इस तरह संज्ञा संगी का ज्ञान कराने वाला, शक्ति का नियमन करने वाला जो सूत्र होता है वो संज्ञा सूत्र होता है। इसी तरह से किसी अपूर्व कार्य का विधान जो करता है वो विधि सूत्र होता है। जैसे असवर्णी अच परे रहने पर दीर्घ होता है, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से, तो हम किस वर्ण के रहने पर क्या नया काम होगा इसका विधान किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया, तो इसीलिए ये दीर्घ विधान अपूर्व विधान है, तो ये विधि सूत्र है। इक के स्थान पर यण होता है, ये अपूर्व विधान है। इस तरह से अपूर्व कार्य का विधान करने वाला जो सूत्र होता है वो विधि सूत्र होता है। इसी तरह परिभाषा सूत्र वो होता है जो सूत्र अपने अर्थ को विधि सूत्रों के साथ में जोड़ करके विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करता है। अर्थात जिस सूत्र के अर्थ के बिना विध्यादि सूत्र का निश्चयात्मक अर्थबोध न हो, जिस सूत्र के लगने पर ही, जिस सूत्र के सहायता करने पर ही विध्यादि सूत्र का अर्थ पूरा हो सके, ऐसे जो विधि आदि सूत्र के उपकारक सूत्र होते हैं उसे हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। अर्थात जिस सूत्र के ज्ञान के बिना विध्यादि सूत्र का ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान होता है। प्रमात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान जिस सूत्र के द्वारा कराया जाता है विध्यादि सूत्रों का, वो सूत्र परिभाषा सूत्र होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इको यनच सूत्र इक के स्थान में यण करता है, इक स्थाने यण स्यात्, परम ये यण कहाँ हो, इक के स्थान में अच पर में रहने पर तो हो, लेकिन परत्व जो है वो कैसा हो ये निर्धारण नहीं है। तो पर का मतलब बाद होगा, तो एक अक्षर के बाद में भी हो सकता है, तुरंत बाद में भी हो सकता है। तो इस तरह ये ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इक के स्थान पर यण कहाँ करें। तो तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य ये परिभाषा सूत्र विधान करता है कि देख भाई, सप्तम्यंत पद को निर्देश करके जो कार्य करना हो वो उससे अव्यवहित पूर्व को होगा, माने बिना व्यवधान का जो पूर्व में है उसको होगा। तो इको यनच सूत्र में सप्तम्यंत पद है अचि, इस अच को निमित्त बना करके, सप्तम्यंत पद को निमित्त बना करके इक के स्थान में हम कार्य करना चाहते हैं,
तो वो कार्य सप्तम्यंत पद घटित जो अच है उस अच से अव्यभित पूर्व को होगा। तो इस तरह इको यनित सूत्र का अब प्रामाणिक ज्ञान ये हुआ कि अजव्यभित पूर्वत्व विशिष्ट जो इक होगा उस इक के स्थान पर यण करेंगे। इस तरह विद्यादि सूत्र का जो उपकारक होता है, जिस सूत्र के अर्थ की उपयोगिता स्वयं के लिए नहीं होती है, लेकिन विद्यादि सूत्रों के साथ जुड़ करके जो विधि आदि सूत्र के अर्थ को पूरा करता है, उस सूत्र को हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। इसी को हम पारिभाषिक शब्दों में कहते हैं स्ववाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति विद्यादि सूत्र वाक्यार्थ बोध जनकत्वम। जिसके अर्थबोध की आवश्यकता स्वयं के लिए न हो, किंतु विद्यादि सूत्र के साथ में जो जुड़ करके उसके अर्थबोध कराता हो, ऐसा सूत्र परिभाषा सूत्र होता है। इसी बात को दूसरे अर्थ में कहते हैं शास्त्रकारों के द्वारा कि जो संज्ञा सूत्र से भिन्न हो, तो संज्ञा सूत्र भिन्नत्वे सति या संज्ञा भिन्नत्वे सति शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित शब्द बोधोपयोगी बोधकत्वम। ये थोड़ी भाषा कठिन हो गई, लेकिन यह पद साधु है, यह सही पद है, इस प्रकार के ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान कराने के लिए जो सूत्र विधि सूत्र के अर्थ को उस शब्द के साधुत्व का ज्ञान कराने के लिए जो विद्यादि सूत्र का बोध अर्थबोध कराने वाला सूत्र है, उसे हम कहते हैं परिभाषा सूत्र। जैसे शुद्ध्युपास्य ये शब्द है। शुद्ध्युपास्य धार्मिक शब्द साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञान से अनास्कंदित बोध हो रहा है। तो वो बोध कब होगा? जब इको यनच इत्यादि सूत्र के द्वारा उस प्रकार का परमात्मक ज्ञान हो कि कहाँ पर में यन हो, और उस यन के द्वारा शुद्ध्युपास्य इत्यादि शब्द का बोध कराता है। इसीलिए शुद्ध्युपास्य ये विशेष्य शब्द है और इसमें साधु शब्द जो है वो विशेषण है। तो हमने कहा शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकारक, तो उस शुद्ध्युपास्य इत्यादि शब्द में साधुत्व प्रकारक जो ज्ञान है कि अयम शुद्ध्युपास्य इति साधु इत्याकारक जो ज्ञान, इस ज्ञान को कराने के लिए विद्यादि सूत्र जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बोधक सूत्र के अर्थ को जो बोध कराता है इत्यादि। तो इस तरह परिभाषा सूत्र विद्यादि सूत्र के अर्थबोध करने के लिए उसके साथ में एक वाक्यता करके अर्थबोध कराता है। अवगतम? तो अब उसी तरह से ये इको गुणवृद्धि सूत्र भी परिभाषा सूत्र है। अब इस परिभाषा सूत्र का क्या अर्थ है, कैसे अर्थ है, उसकी चर्चा अपने को करनी है। तो सूत्र में इकः और गुण वृद्धि द्विवचनांत पद है, गुण और वृद्धि। अब इस सूत्र के वृत्ति में लिखते हैं गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। गुण वृद्धि इस शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो, ऐसे जगह पर अर्थात जिन सूत्रों के द्वारा गुण शब्द का उच्चारण करके वृद्धि शब्द का उच्चारण करके
गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा, वहाँ इकह ये षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होगी और इकह का अर्थ हो जाएगा इक के स्थान में वहाँ गुण वृद्धि होगी। तो सूत्र का जो इतना बड़ा अर्थ है, ये अर्थ कैसे होगा? क्योंकि गुण वृद्धि उच्चरित है सूत्र में, तो अर्थ तो सीधा होना चाहिए इक के स्थान में गुण वृद्धि हो, लेकिन इतना अर्थ कि गुण और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो वहाँ एक है इस षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होगी, ये अर्थ कैसे होगा? तो इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ इस सूत्र में इकह जो पद है, ये पद षष्ठ्यंत का अनुकरण है ना, और लुप्त प्रथमांत पद है। तो इकह एक पृथक पद है। इस सूत्र में वृद्धिरादैच इस सूत्र से वृद्धि पद की, अदेंगुण इस सूत्र से गुण वृद्धि पद की अनुवृत्ति आती है। तो एक वृद्धि पद वृद्धिरादेश से अनुवृत्त होकर के उपस्थित हुआ, एक गुण पद आदेंगुणा सूत्र से अनुवृत्ति करके उपस्थित हुआ। तो ऐसी स्थिति में गुण वृद्धि ये अनुवृत्त पद हुआ। इसके साथ में इति शब्द का अध्याहार करिए अर्थबोध करने के लिए सूत्र का। तो गुण वृद्धि इति ये अध्याहार हो गया। इस अध्याहार के बाद में यत्र विधीयते इस अर्थ का भी अध्याहार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये अर्थ अध्याहार करके ये प्रश्न आएगा कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि इति यत्र विधीयते। अब यहाँ ये प्रश्न ये आया कि भाई गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र विधीयते, ये जो अर्थ है आप कह रहे हो अनुवृत्त जो है उसके साथ में इति शब्द का अध्याहार करिए, यत्र विधीयते इसका भी अध्याहार कीजिए। तो गुण वृद्धि यत्र विधीयते ये अर्थ आ जाएगा पूर्व अनुवृत्त से। तो इसका मतलब गुण शब्द का उच्चारण करके वृद्धि शब्द का उच्चारण करके ये अर्थ कहाँ से आया? सूत्र में जो उल्लेखित गुण वृद्धि पद है उसके द्वारा। कहा ये अर्थ कैसे हुआ? तो कहते हैं कि इसलिए हुआ कि चूंकि इस सूत्र में गुण वृद्धि पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आ रही है, तो जब आ ही रही थी तो इस सूत्र में पुनः गुण वृद्धि का ग्रहण करने की क्या जरूरत है? यत्र गुण वृद्धि विधीयते यही अर्थ करना था, तो सूत्र में गुण वृद्धि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकह ये पद रहेगा, वृद्धिरादेश से ऐच वृद्धि पद की अनुवृत्ति आ जाएगी, अधिगुणा से गुण की वृद्धि आ जाएगी, इति का अध्याहार कर लेंगे, यत्र गुण वृद्धि विधीयते ये भी अध्याहारित हो जाएगा। तो फिर इस सूत्र में गुण वृद्धि की अनुवृत्ति संभव है और हो ही रही है, इस सूत्र में गुण वृद्धि का ग्रहण क्यों किया? तो अनुवृत्त होने पर भी इस सूत्र में जो गुण वृद्धि शब्द का प्रयोग किया, उस प्रयोग के बल पर ये अर्थ निकला कि गुण शब्दम उच्चार्य वृद्धि शब्दम उच्चार्य यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। अवगतम? तो सीधा सीधा अर्थ निकलेगा क्या कि यहाँ पूर्व सूत्र से गुण वृद्धि शब्द की अनुवृत्ति होने पर भी इस सूत्र में गुण वृद्धि शब्द का जो उच्चारण किया गया है, ग्रहण किया गया है, उस ग्रहण के सामर्थ्य से ये सूत्र का अर्थ होगा गुण शब्द का उच्चारण करके वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो वहाँ षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होती है। अवगतम? तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते, तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम में यहाँ पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति किस अर्थ में? लवलोपे पंचमी, तभी अर्थ होगा गुण वृद्धि
शब्द का उच्चारण करके। इसी तरह यत्र जो पद है, इसमें वृत्ति में जो लिखा है गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते, तो यत्र में इतराभ्योपि दृश्यन्ते, इस सूत्र से तृतीया अर्थ में त्रल प्रत्यय है। तो तृतीया का अर्थ हो जाएगा येन, तो येन का पकड़ में कौन आएगा? शास्त्र, सूत्र। इसलिए अर्थ होगा येन सूत्रेण गुण शब्दम उच्चार्य वृद्धि शब्दम उच्चार्य गुण वृद्धि विधीयते तत्र। तो ये अर्थ करने के लिए यत्र पद में तृतीया अर्थ में त्रल प्रत्यय इतराभ्यो दृश्यन्ते, इस नियम से, सूत्र से, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम में ल्यवलोपे पंचमी। तो इस तरह से इस सूत्र का ये अर्थ होगा गुण वृद्धि इति उच्चार्य येन शास्त्रेण लक्ष्य, लक्ष्य में गुण वृद्धि का विधान होता है, उस शास्त्र में इकह, यह षष्ठंत पद की उपस्थिति होती है। अवगतम। इसी बात को वृत्ति प्रौढ़ मनोरमा में सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, इसको प्रतीक लेकर के कहते हैं, व्याख्या करते हैं कि एतच्च पूर्व सूत्राभ्याम गुण वृद्धि पदे अनुवर्त्य गुणो वृद्धि रीति ये गुण वृद्धि इति योजनया लभ्यते। इस योजना के द्वारा इस अर्थ का संयोजन करके इस सूत्र का पूरा अर्थ होता है। तो तय हो गया कि जिस सूत्र के द्वारा गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान होगा, वहीं एक पद की उपस्थिति होगी। जैसे सार्वधातुकार धातुकयो, इस सूत्र में गुण पद की अनुवृत्ति आती है, तो सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र कहता है सार्वधातुकार धातुक परे रहने पर गुण हो, गुण शब्द का विधान कर रहा है। तो यहाँ गुण शब्द का उच्चारण करके विधान कर रहा है, इसीलिए इस सार्वधातुकार धातुकयो इस सूत्र में इक पद की उपस्थिति आ जाएगी, और इक पद की उपस्थिति अर्थ आ जाएगी तो अर्थ होगा इगंत। अब यहाँ ध्यान रखिए, अंग शब्द अंगाधिकार है, इसीलिए यहाँ इक बन जाएगा विशेषण और अंग रहेगा विशेष्य। तो जहाँ उपस्थित कोई अंग है, वो विशेष्य है, वहाँ विशेषण के रूप में इक उपस्थित होकर के अर्थ करेगा। इसीलिए सार्वधातुकार धातुकयो अर्थ सूत्र का अब अर्थ क्या होगा कि इगंतांगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धातुक परे रहने पर। तो इस तरह सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से गुण कहाँ हो, तो ये कहेगा कि इगंत अंग को गुण हो, तो इगंत अंग को गुण होगा, और उसमें इक प्रत्यार का जो पठित वर्ण है उसको गुण करेंगे। अवगतम। तो जैसे भवत इत्यादि में करते हैं, तो ये सूत्र जब तक अपने पद को सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र में नहीं डालता, तब तक सार्वधातुकार धातुकयो से ये क्लियर नहीं होता कि भाई कहाँ गुण करना है। तो सार्वधातुकार धातुकयो इस सूत्र का जो परमात्मक ज्ञान होगा, वो परमात्मक ज्ञान बिना इको गुण वृद्धि सूत्र के द्वारा प्राप्त अर्थों को जोड़े बिना नहीं हो सकता है। अवगतम। इस तरह से गुण शब्द का उच्चारण करके सार्वधातुकार धातुकयो इस शास्त्र से लक्ष्य में गुण विधान होता है, इसीलिए सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र में इका इस पद की उपस्थिति होगी, और उससे अर्थ होगा इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आर्धातु परे रहने पर। अब इस सूत्र में जो ये बात आ गई कि गुण शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान होगा, वहीं एक पद की उपस्थिति होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ गुणवाचक पद वैसे ही विधान हो, गुण शब्द का उच्चारण करके नहीं, गुण अक्षर का विधान कर दिया जाए, वृद्धि अक्षर का विधान कर दिया जाए, ऐसे जगह इसकी उपस्थिति नहीं होगी। इसी बात को बताने के लिए प्रौढ़ मनोरमा के मूल में ही लिखते हैं तेन नेह, तेनेह न, माने इसीलिए, अर्थात चूंकि गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा गुण वृद्धि का विधान होगा,
वहीं एक पद की उपस्थिति होगी। इसी कारण दिव औत इत्यादि में इस इको गुण वृद्धि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी तरह से क्योंकि दिवौत सूत्र में औ का विधान किया गया है, औ वृद्धिवाचक तो है लेकिन औ शब्द का विधान वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं किया गया है। इसी तरह से तदादि नाम सूत्र में सूत्र से हम अ का विधान करते हैं, अत्व करते हैं। अ गुण अक्षर है लेकिन गुण शब्द का उच्चारण करके नहीं किया गया है। इसीलिए दिवऔत में तदादि नाम इत्यादि सूत्र में एक पद की उपस्थिति नहीं होती है। अवगतम। तो इस तरह से इस सूत्र का सारांश क्या निकला कि जिन किसी भी विद्यादि सूत्र में गुणवृद्धि शब्द का उच्चारण करके गुणवृद्धि का विधान करेंगे वहीं एक पद की उपस्थिति होगी। तात्पर्य क्या निकला कि इस परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति वही होगी जहाँ गुणवृद्धि शब्द का उच्चारण करके गुणवृद्धि का विधान करेंगे। जहाँ नहीं होगा, जैसे हमने कहा दिवौत, इस सूत्र से क्या करते औ ये वृद्धि संज्ञक का विधान तो है लेकिन वृद्धि शब्द के द्वारा इसका विधान नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ एक पद की उपस्थिति नहीं होती है। इसीलिए यहाँ औ आकार जो होता है वो व के स्थान में औ होता है, अन्यथा एक पद की उपस्थिति हो जाती तो दिव में ई के स्थान पर औ होने लगता, तो फिर ये द्योह प्रयोग जो बनता है। अभी हम क्या करते हैं, दिवऔत सूत्र से वकार के स्थान में औ करते हैं, दी औ बन जाता है, फिर यण हो जाता है द्यौ, स है आगे द्योहु, तो ये द्योह प्रयोग बन जाता है। इसका मतलब यहाँ दिव के इकार को यहाँ औ आदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ वृद्धिवाचक तो है लेकिन वृद्धि शब्द के द्वारा उच्चारण करके दिवौत सूत्र से नहीं किया गया है। अवगतम। इसी तरह से हमने कहा कि तदादि नाम जो सूत्र है, यहाँ तद इसके दकार के स्थान में अकार का विधान गुण संज्ञक है लेकिन गुण शब्द के द्वारा इसका विधान नहीं किए जाने के कारण यहाँ भी एक पद की उपस्थिति नहीं होती है। इसी तरह इदम जो इमम जो प्रयोग बनता है, तो इदम अब अम, इस अवस्था में तदादि नाम सूत्र से इदम के मकार को हम जब अकार कर देते हैं तो उसके स्थान में अ हो जाता है। यदि मान लीजिए इस परिभाषा की प्रवृत्ति ऐसे जगह पर में भी होती, ऐसे जगह पर में भी इक की उपस्थिति हो जाती तो उससे क्या होता, इकार के ही स्थान में अकार के आदेश होने लगता जिसे अनिष्ट रूप होता। ऐसा न हो, इसीलिए इस सूत्र में ये साफ साफ कहा कि गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान होता है वहीं एक पद की उपस्थिति होती है। अब यहाँ कहते हैं इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपदिष्टते। इस सूत्र में क्या कहा, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपदिष्टते, षष्ठ्यंत पद उपस्थित होता है। इस षष्ठ्यंत पदम, इसमें पदम जो शब्द है इसको उद्देश्य करके मूल विवरणकार कहते हैं तच्च संभवति समानाधिकरणे इगंतांगस्य इत्यादि क्रमेण संबध्यते। यह जो पद है तो पद की उपस्थिति होती है और पद जहाँ उपस्थित होगा वहाँ यदि कोई विशेष्य पदार्थ रहेगा तो उस विशेष्य के साथ में यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। समानाधिकरण यदि संभव है तो जैसे हमने कहा इका षष्ठ्यंत पद है, अंगस्य का अधिकार आता है, तो अंगस्य और इकः दोनों षष्ठ्यंत पद समानाधिकरण युक्त हो गया। तो ऐसे जगह पर में इक जो है वह एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। उसी बात कहते हैं, तात्पर्य क्या निकला कि जहाँ पर में समानाधिकरण वाचक कोई शब्द होता है वहाँ इक ये पद जो है इगंत, जैसे इगंतस्य अंगस्य गुण वृद्धि भवति, इस तरह से क्रम से, इस क्रम से इसका अन्वय करके संबद्ध होता है। तो इगंत जो होगा वो अंग का विशेषण के रूप में प्रयोग होगा, ये तात्पर्य है। यदि मान लीजिए समानाधिकरण नहीं है, जैसे जगह कोई विशेष्य पद समानाधिकरण वाला उपस्थित नहीं होता है, जहाँ कोई विशेष्य पद नहीं होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मिदेर गुणः मृजेर विद्धि, यहाँ पर में मिदेर गुणः मृजेर विद्धि इत्यादि स्थल में कोई विशेष्य पद उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ऐसे जगह पर में क्या होगा कि
मिद का, मृज का जो अवयव होगा एक, उस एक के स्थान में हम गुण वृद्धि करेंगे। तो यदि समानाधिकरण्य है तब तो वह उसका समानाधिकरणवाचक जो विशेष्य पद होगा उसका विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जहाँ समानाधिकरणवाचक कोई नहीं पद है वहाँ अवयव अर्थ हो करके उसके इक रूप जो अवयव है उसके स्थान पे करेगा। इसीलिए मिदेर गुणः, तो मिदेर गुणः में गुण शब्द का उच्चारण करके मिद को गुण कर रहे हैं। तो मिद को गुण कर रहे हैं तो यहाँ इक जो अवयव है मिद का ई, उसको गुण होगा। मृजेर वृद्धि में मृज री को वृद्धि करेंगे। उसी बात को लिखता है मिदेर गुणः मृजेर वृद्धि इत्यादि तु समानाधिकरण्या संभवान। चूँकि यहाँ समानाधिकरण्य संभव नहीं है इसीलिए मिद मृज्यो अवयवस्य इकः इति सम्बध्यते। मिद और मृज का जो अवयव होता है उस अवयव के साथ इक का संबंध होता है। तो अर्थ करेंगे मिद के अवयव जो इक उसके स्थान पर गुण हो, मृज का अवयव जो इक उसके स्थान पर गुण वृद्धि हो। अवगतम। तो इस तरह से अब कहते हैं कि गुण वृद्धि मिदेर गुण इत्यादि समानाधिकरण्या संभवान मृदि मृज्यो अवयस्य एक संबध्यते। अब यहाँ कोई शंका कर रहे हैं कि आपने कहा गुण वृद्धि इति पदम उच्चार्य, गुण वृद्धि जहाँ विधान होता है वहाँ एक षष्ठ पद की उपस्थिति होती है। ये यदि अर्थ स्वीकार करोगे तो ऐसी स्थिति में एक दिक्कत ये आ रही है कि अचोर नीति ये जो सूत्र है वो भी सूत्र क्या कहता है, अजंतांगस्य वृद्धि स्यात् इति नीति प्रत्यय परे। तो अचोर नीति सूत्र से भी तो वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि का विधान किया जाता है। इसी तरह से हमारा सूत्र है ओर गुणः, तो ओर गुणः में भी क्या है, गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस सूत्र का ये अर्थ करेंगे कि गुण शब्द का उच्चारण करके वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो वहाँ एक पद इक है, यह षष्ठंत इस षष्ठंत पद की उपस्थिति होती है। ऐसा अर्थ करने पर अचोणीति मृदेर गुण इत्यादि सूत्र में भी तत्तद शब्द के उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान किए जाने के कारण यहाँ भी को गुण वृद्धि सूत्र की प्रवृत्ति होगी। और यदि प्रवृत्ति हो जाएगी तो अचोणीति इत्यत्र इस सूत्र में किया गया अच पद जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अच पद की ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। तब तो अर्थ क्या होता, भाई वृद्धि होगी तो कृत्य किसकी होगी, इगंत की उपस्थिति होगी। और गुणा में ओ पद का विधान करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि गुण का विधान होता तो ओ ही होगा, गुणवाचक पद ओ होने के कारण। फिर और गुणा में ओ क्यों कहा। अचोणीति सूत्र में अच पद को वृद्धि हो ये कहने की जरूरत क्या पड़ती, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इस आशंका को ध्यान में रख करके इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कहा गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहाँ गुण वृद्धि का विधान होता है वहाँ एक पद की उपस्थिति होती है, ये यदि मानोगे तो अचोणीति इत्यादि सूत्र में अच ग्रहण व्यर्थ होगा और गुण सूत्र में ओ का ग्रहण व्यर्थ होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में ये अर्थ स्वीकार करना कहाँ तक उचित है। इस आशंका को ध्यान में कहते रख करके यहाँ शब्द रत्न में कहते हैं, लेकिन उस शब्द रत्न की इस व्याख्या को हम ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको फिर समझने में दिक्कत होगी कि लेकिन सिद्धांत जो उच्चारण उत्तर है उसको आप समझ लें उत्तर देने के रूप में कि अचो गुण अचोणीति और गुण इत्यादि सूत्र में अच शब्द का उच्चारण करके अचोणीति सूत्र का विधान किया, वृद्धि का विधान। इसी तरह से और गुणा में ओ शब्द डाल दिया, फिर गुण का विधान किया। यहाँ पर में एक मीमांसा का न्याय है, जिस न्याय के आधार पर बलावल के आधार पर
यहाँ इको गुण वृद्धि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं। तो मीमांसा का एक सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणस्थ समान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम विप्रकर्षात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण समान आख्या, इस सब का जहाँ समवाय होता है, समुदाय होता है, वहाँ उत्तरोत्तर क्या होता है, दुर्बलता आ जाती है, क्योंकि तत्तद उत्तर भाग से अर्थ जो है वो दूर हो जाता है, अर्थ की दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए श्रुति की अपेक्षा लिंग दुर्बल, लिंग की अपेक्षा वाक्य दुर्बल, वाक्य की अपेक्षा प्रकरण इत्यादि परस्पर दुर्बल हो जाता है। तो इस वाक्य के आधार पर श्रुति जो है वो बलवान है। तो श्रुति जब बलवान है, क्यों बलवान है, तो कहा कि भाई इसमें पर पृथक पृथक पर को मानने पर अर्थ विप्रकर्ष हो जाता है, माने अर्थ दूर चला जाता है, अर्थ के साथ में उसका अन्वय नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में श्रुति को प्रमाण माना, माने श्रुति मैंने जो सुनाई दे रहा है उसकी बलवत्ता होगी। तो यहाँ भी अचोर्णिति इत्यादि सूत्र में चूंकि अच पद को पढ़ा गया है, तो अच शब्द को पढ़े जाने के कारण श्रुत पदार्थ है कि वृद्धि किसको हो, अच को, गुण कौन हो, ओ हो। तो यहाँ श्रौत जो अच पदार्थ विशिष्ट जो है उसी को अचोर्णिति सूत्र से के साथ में वाक्यार्थ बोध होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान रखें कि ज्ञात जो स्थानीय है उसके होने पर भी अनुवृत्ति के द्वारा जो लघु पद है उसको वृद्धि पद विधेय के साथ में जुड़ करके उसका अर्थबोध करता है। इसीलिए यहाँ श्रुति के बल पर इको गुण वृद्धि इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी तरह से और गुण इत्यादि में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर अर्थ बोध होने में दिक्कत आ जाएगी, समझेंगे नहीं। तो एक पद का वाक्यार्थ में अन्वय नहीं हो पाएगा, वृद्धि पद का गुण पद का वाक्यार्थ बोध में अन्वय नहीं होगा। इसीलिए इस चीज के ध्यान में रख करके सीधा ये कहा, यहाँ अच श्रुति के प्रामाण्य पर बलवान होने के कारण, वो इस श्रुति के बलवान होने के कारण इस न्याय के आधार पर इस स्थल में, ऐसे स्थलों में इको गुण वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है। अवगतम। तो ये एक प्रसंग समाप्त हुआ। अब इसके बाद में प्रक्रिया कौमुदीकार यहाँ कुछ विशेष बातें कहते हैं। उस बात को यत्तु के द्वारा प्रौढ़ मनोरमा के मूल में कहा। प्रौढ़ मनोरमा के मूल में ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया कौमुदीकार का कहना है कि इक ये षष्ठ्यंत पद है, तो षष्ठ्यंत पद है तो इकः स्थाने एव भवति, इक के स्थान में ही होगा। उसकी व्याख्या करते हुए उनके टीकाकार कहते हैं कि ये नियम जो है, ये जो परिभाषा है, ये अनियम में नियम करता है। अर्थात नियम नहीं है कि स्थिति नहीं बन रही है कि कहाँ हम करें। भाई इको गुण वृद्धि सूत्र ये नियम करता है कि भाई यहीं पर में आप गुण करोगे, इक को ही गुण करोगे सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से। तो सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र में कोई नियम नहीं था, स्थिति नहीं थी कि कहाँ करे। तो ये कहा कि भाई इक के ही स्थान में गुण करोगे। तो इस तरह से ये अनियम जहाँ है उस प्रसंग में ये नियम करने के लिए ये सूत्र बनाया है, इसीलिए ये नियम सूत्र है। इक के ही स्थान में हो ये नियम करता है। अवगतम।
तो तात्पर्य क्या निकला कि ये परिभाषा सूत्र ना हो करके ये नियम सूत्र है, और ये नियम करेगा कि भैया इक के ही स्थान में गुण हो, इक के ही स्थान में वृद्धि हो। क्यों? तो उसकी टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि चूंकि कोई नियम नहीं है तो अनियम के प्रसंग में ये नियम करता है, तो इसलिए नियमार्थ ये सूत्र है। उसके लिए कहते हैं तत्सर्वम भाष्य विरोधात उपेक्षम। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये भाष्य के साथ विरोध होने के कारण उपेक्ष है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। समझेंगे न? तो संक्षेप में आपको प्रश्न के रूप में कि प्रक्रिया कौमुदीकार इको गुण वृद्धि सूत्र को नियमार्थ मानते हैं, जो भाष्य के विरोध होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो तात्पर्य क्या है प्रक्रिया कौमुदीकार का कहना कि भाई जैसे अलोन्त्यस्य ये सूत्र है, तो अलोन्त्यस्य सूत्र क्या करता है, स्थानीय नियामकम अंत्यस्य अनंत्यस्य प्राप्तौ। स्थानीय जो है उसके जब उपस्थिति होगी तो किसको करेगा, अंत को करेगा, क्या अनंत को करेगा, अंत से भिन्न को करेगा, तो दोनों को प्राप्त होगा तो फिर नियम करेगा अंतस्यैव। ये नियम करता है। जैसे अलोन्त्यस्य सूत्र ये नियम करता है कि भाई कहाँ पर में काम हो षष्ठ्यंत को, तो कहा कि भाई अंत के ही स्थान में हो। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इको गुण वृद्धि जो सूत्र है, ये भी सूत्र सार्वधातुकार धातुक सूत्र से गुण कहाँ पर में हो, ये एक अनिश्चय होने के कारण तो इक को भी हो सकता है, जो इक नहीं है उसको भी गुण हो सकता है। ऐसी स्थिति में नियम नहीं होने के कारण ये स्थानीय के आधार पर कहेगा कि भैया इक को ही गुण हो, तो ये नियम करेगा। तो नियमयति इकः एव गुण स्यात्। तो चूंकि ये भी अलोन्त्यस्य सूत्र की तरह नियम करता है, इसीलिए स्थानीय का नियमार्थ नियम बोध कराने के लिए ये सूत्र है कि स्थानीय कौन होगा, तो इसीलिए इसको स्थानीय नियमार्थ सूत्र मानना चाहिए। तो इसके लिए कहा कि तत्सर्वम भाष्य विरोधात उपेक्षम, ये भाष्य के साथ विरोध होने का उपेक्ष है। क्यों उपेक्ष है भाई? तो इको गुण वृद्धि ये जो सूत्र है ये परिभाषा सूत्र इसको कहा गया। अब जब ये परिभाषा सूत्र है तो विधि सूत्र नहीं है। अब जब विधि सूत्र ही नहीं है तो विधि के अभाव में नियम सूत्र ही नहीं बनेगा। तो विधि सूत्र के अभाव में नियम सूत्र ही संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको नियमार्थ कहना ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तस्मात् इसको परिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया है, तो विधि सूत्रत्व इसमें नहीं आएगा। अब विधि सूत्रत्व के अभाव में जब विधि सूत्रत्व ही ये नहीं है तो फिर नियम सूत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह ये संपूर्ण चीज़ों को करके और कहा कि प्रक्रिया कौमुदीकार का ये कथन ठीक नहीं है। अब यहाँ एक पक्ष में तच्छेष पक्ष भी उठाया, लेकिन तच्छेष पक्ष में भी जो प्रौढ़ मनोरमाकार का सिद्धांत है यही अर्थ निश्चित रूप से सिद्धांतित किया गया कि यही इसका अर्थ होगा। गुणवृद्धि शब्द का जहाँ उच्चारण करके जिस शास्त्र के द्वारा गुणवृद्धि का विधान किया जाएगा वहीं इक पद की उपस्थिति होगी, इसीलिए दिवौत इत्यादि में इसकी उपस्थिति नहीं होगी, तदादि नामा में उपस्थिति नहीं होगी। दूसरी बात, जहाँ इक पद की उपस्थिति होगी और समानाधिकरणवाचक कोई अन्य विशेष्य रहेगा वहाँ ये विशेषण के रूप में प्रयोग होगा इकः, और जहाँ समानाधिकरण नहीं रहेगा वहाँ अवयव अर्थ में प्रयोग होगा। तो इस तरह जिस किसी भी सूत्र के द्वारा गुणवृद्धि के उच्चारण करके गुणवृद्धि का विधान होगा वहाँ इक पद उपस्थित करके उस सूत्र का प्रामाण्यात्मक ज्ञान ये कराता है। तस्मात् विद्यादि सूत्र के उपकारक होने के कारण ये विधि सूत्र है। अवगतम? तो चलिए परिभाषा चंद्रशेखर का ये परिभाषा प्रकरण का अपने प्रौढ़ मनोरमा का प्रथम जो सूत्र है वो समाप्त हुआ। अब आगे के विषय में चर्चा करेंगे कि आंतर्य कितने प्रकार के होते हैं
और उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो सोदाहरण आंतर्य के भेद, उसमें किस आंतर की बलवत्ता होती है, ये परिभाषा चंद्रशेखर का अगला जो विषय है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अब इसको आप लोग पढ़िए, आगे बढ़ाइए, जिससे अधिक से अधिक तक छात्रों तक जाए। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।